हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एप्टी क्लासेस, जहां पे कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। यदि आप कोई एसेट्स रेंट पे या किराए पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के एक सेक्शन के अनुसार रेंट का पेमेंट करने से पहले या करते समय आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करना होगा। तो हम उस सेक्शन को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि टीडीएस किसे काटने की ज़रूरत है, टीडीएस कब आपको काटना है, टीडीएस किस रेट से आपको काटनी पड़ेगी, टीडीएस यदि आपने डिडक्ट कर लिया है तो आपको टीडीएस कब तक गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ सकता है, टीडीएस आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, और आपको टीडीएस यदि डिडक्ट करना है तो आप किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये सारी पॉइंट्स को आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर से वॉच करिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम इस वीडियो में सेक्शन 194(I)(B) के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टीडीएस ऑन रेंट ऑफ असेट्स। यदि कोई एसेट्स आप किराए पे यूज़ करते हैं तो आपको उसके रेंट पे टीडीएस काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेक्शन 194(I)(B) में दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक डिडक्टर होता है जिसको कि टेनेंट कहते हैं या किराएदार कहते हैं, और दूसरी जो पार्टी होती है वो डिडक्टी होती है, यानी लैंडलॉर्ड, जो एसेट्स का जो मालिक है, जिसने कि किराए पे अपने एसेट्स को दे रखा है। तो दो पार्टियां सेक्शन 194(I)(B) में इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद जो डिडक्टर की टाइप क्या होती है, यदि ये टेनेंट है तो उसकी क्या टाइप सेक्शन 194(I)(B) में बताई गई, विच मीन्स कि सेक्शन 194(I)(B) किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि नॉन ऑडिट केस में आते हैं, जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, विच मीन्स कि सेक्शन 44(A)(B) इनके ऊपर अप्लाइड नहीं है। सेक्शन 44(AD) और सेक्शन 44(ADA) भी इसमें कवर किया जाता है, जिसमें कि प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम के केसेस आते हैं। तो ऐसे लोग भी सेक्शन 194(I)(B) में कवर्ड हैं और इन्हें टीडीएस काटने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिडक्टी जो यानी लैंडलॉर्ड है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। तो डिडक्टर और लैंडलॉर्ड कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है जिसने कि किराए पे जो है एसेट्स को यूज़ करने के लिए टेनेंट को दे रखा है। इसके बाद जो एसेट्स किराए पे ली गई है उसकी नेचर क्या है, तो वो एसेट्स कोई लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, कोई मशीनरी या फर्नीचर या प्लांट या इक्विपमेंट हो सकता है, जिससे कि ये जो टेनेंट है यूज़ करने के लिए किराए पे ले रखा है। ट्रांजैक्शन टाइप में जो एसेट्स है, या तो ये टेनेंसी एग्रीमेंट के थ्रू या फिर लीज पे या सब लीज पे या कोई अदर एग्रीमेंट के तहत इस एसेट्स को यूज़ करने के लिए जो टेनेंट जो है किराए पे ले रखा है। और नेचर ऑफ पेमेंट में ऑब्वियसली जो हम इस एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सारे एसेट्स को, इसके लिए हम रेंट का पेमेंट करते हैं। तो ये रेंट का पेमेंट सेक्शन 194(I)(B) में कवर्ड किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है। यदि आप इन सारे एसेट्स को यूज़ करते हैं किराए पे लेकर, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की टाइम लिमिट दी गई है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट, विच मीन्स कि लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश और चेक और डिमांड ड्राफ्ट, विच एवर इज अर्लियर। जब आप टीडीएस का पेमेंट करते हैं तो उस समय आप या तो टीडीएस का डिडक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मार्च के जो फाइनेंशियल ईयर का जो मार्च वाला मंथ होता है उसमें रेंट का पेमेंट जनरली नहीं होता है, अप्रैल में ही होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उस टाइम ही आप टीडीएस डिडक्ट कर लें, या फिर आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यदि आपकी टेनेंसी खत्म हो रही है तो उसके लास्ट मंथ में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो दोनों में से जो सबसे पहले आपका होगा उसी टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। किस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस का रेट डिस्कस करने के लिए आपको इन दो पॉइंट्स पे ध्यान देना है। यदि आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड या पैन नंबर अवेलेबल है तो आप 5% के रेट से टीडीएस सेक्शन 194(I)(B) में डिडक्ट करेंगे, और यदि आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, लैंडलॉर्ड आपको पैन कार्ड अवेलेबल नहीं कराया है, तो उस केस में आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस एलिजिबल रेंट। कौन से रेंट पे टीडीएस आपको काटनी है। तो यदि आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ
से यदि आपका रेंट एक्सीड करता है या उससे ज़्यादा होता है, या ऐसे कह लें कि यदि आप कोई भी एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी जो रेंट पे आप लेके यूज़ कर रहे हैं और उसका किराया 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको TDS जो है सेक्शन 194 IB में डिडक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं TDS कंप्लायंस। यदि आप TDS को डिडक्ट करते हैं तो आपको क्या क्या कंप्लायंस फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये है कि TDS को डिडक्ट करने के लिए क्या टेनेंट को या जो किराएदार है क्या उसे 10 नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो द आंसर इज़ नो, कोई भी ज़रूरत नहीं है 10 नंबर की। जो TDS आपने डिडक्ट करा है उसको डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट क्या है, विदिन 30 डेज फ्रॉम द TDS मंथ। जिस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है उसके 30 दिन के अंदर आपको TDS गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल 2023 में TDS डिडक्ट किया है तो इसे जमा करने की टाइम लिमिट 30 मई 2023 है। इसके बाद फॉर्म ऑफ TDS डिपॉजिट एंड रिटर्न। TDS को डिपॉजिट करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए एक ही फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि फॉर्म 26QC है, जिसको कि चालान कम स्टेटमेंट कहते हैं। इसी फॉर्म का यूज़ करके आप TDS को डिपॉजिट भी करते हैं और TDS का रिटर्न भी आप फाइल करते हैं। 13 पॉइंट में यह है कि जब आप TDS का अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं, टैक्स का डिपॉजिट कर लेते हैं, तो उस केस में आपको लैंडलॉर्ड को या मकान मालिक को एक TDS का सर्टिफिकेट इशू करना होता है जो कि फॉर्म 16C में इशू किया जाता है। और फॉर्म 16C को इशू करने की जो टाइम लिमिट है वो है विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26QC। सॉरी, यहाँ पे फॉर्म 26QC है, तो 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 26QC अपने लैंडलॉर्ड या मालिक को दे देना है। इसके बाद क्लेम ऑफ TDS, तो ITR में लैंडलॉर्ड TDS को क्लेम कर सकता है जो TDS उस पर डिडक्ट किया गया है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को अपने ITR में रेंटल इनकम शो करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको मैं सेक्शन 194 IB के बारे में ओवरव्यू दे पाया, इसे समझा पाया। तो ये ओवरऑल जो सेक्शन 194 IB का ये पूरा एक ब्रीफ है और इसी के अकॉर्डिंग ही सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल होता है। तो वीडियो में आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।